हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इसकी पिछली वाली क्लासेस में पर्यावरण की जो मैंने ली है अपडेटेड पीटी 365 में, इसमें मैंने आपको जो स्पीसीज इन न्यूज़ से पहले वाले सभी आर्टिकल्स हैं उसको मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज से शुरुआत कर रहे हैं स्पीसीज इन न्यूज़ और इसी वाले क्लास में आपका इन्वायरमेंट जो सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला आर्टिकल है हिमालयन वुल्फ न्यूज़ में क्यों रहा है। ये आपको कुछ स्पीसीज़ है और उसकी बारे में जो डिटेल है कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो हिमालयन वुल्फ का पहला आयुषीय आकलन हुआ है। तो जो ये हिमालयन वुल्फ है, लोमड़ी है जो, इसका पहला आयुषीय आकलन हुआ है। तो ये न्यूज़ में है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है और इसकी जो आयुषीयन की स्थिति है वो क्या है, आपका वल्नरेबल है। जो आप अगर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 है उसकी अनुसूची 1 में है, साइट्स के परिशिष्ट 1 में है। इसमें बताया गया है आकलन में कि इसकी जो पर्यावास में है उसकी आबादी वाले क्षेत्र में कमी आई है। ठीक, इसीलिए बस ये न्यूज में रहा। और ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय और तिब्बत के पठार वाले जो ऊंचाई वाले स्थान है उसके ऊपर पाए जाते हैं, लगभग 4000 मीटर के ऊपर। ठीक है। भारतीय भेड़िया इंडियन उल्फ, ये क्यों न्यूज में रहा कि हाल ही में 2 दशकों के बाद राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य एमपी में जो है उसमें इंडियन ग्रे वुल्फ को देखे जाने की पुष्टि हुई। इसकी आयुष्य स्थिति लिस्ट कंसर्न है और ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के शेड्यूल 1 के तहत ये आता है। साइट की स्थिति इसकी परिशिष्ट 1 है। ठीक है। ये जो भारतीय भेड़िया है वो क्या करता है, इंसान के बच्चे को शिकार बनाता है, इसीलिए इसको चाइल्ड लिफ्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है। और इसके पर्यावास अगर देखा जाए तो इसमें उड़ीसा, बिहार और कुछ जैसे कम ये नमी और कम घनत्व वाले वन में इसमें पाए जाते हैं। और इसमें अगर देखें तो इसके इसमें एक भेड़ियों की आबादी का पता लगाने के लिए सरकार ने कुछ कंजर्वेशन के मेथड्स को उपाय को अपनाया, जिसमें कि पहला था ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया। तो ये कहीं किस लिए था, तो ये भारतीय जो भेड़िया है उसके आबादी का पता लगाने के लिए। जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, इसने भारतीय जो चिड़ियाघर है उसमें संकटग्रस्त प्रजाति है उसके लिए एक संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें कि भारतीय भेड़िया भी था। नेक्स्ट आता है तिब्बती भूरा भालू। ठीक है। तिब्बती भूरा भालू जो है ये क्यों न्यूज में रहा, तो पहली बार दुर्लभ जो है तिब्बती भूरे भालू को सिक्किम में देखा गया, लिस्ट कंसर्न है। और ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के शेड्यूल 1 में आता है, साइट की परिशिष्ट 1 में है। और इसे तिब्बतियन ब्लू बियर भी बोलते हैं, सर्वाहारी होता है, पौधे और जानवर दोनों का भक्षण करता है। ठीक, ये इसकी अगर मतलब पर्यावास की स्थिति देखें तो अल्पाइन वन में घास भूमि और स्टेपी क्षेत्र है, इस पे पाया जाता है, स्टेपी रीजन्स में, नेपाल, भूटान, तिब्बती पठार में ये पाया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपका बिटुरांग। ये न्यूज में क्यों रहा कि आसाम का जो कजिरंजा नेशनल पार्क है उसमें बिटुरांग नामक एक नई स्तनधारी प्रजाति को खोजा गया। ठीक है, लाया गया, खोजा नहीं गया, लाया गया यहाँ पे। ठीक है, बिटुरांग को बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एकांतवासी और रात्रिचर होते हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नई स्तनधारी मैमल्स है और ये इसको लाया गया है, पहली है, एक नई है। और इसकी आयुषन स्थिति वनरेबल है, शेड्यूल 1 में है, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है, साइट की परिशिष्ट 3 में है, ये 1 में नहीं है, 3 में है। ठीक, पर्यावास कहाँ पे पाया जाता है, भारत के मेघालय, सिक्किम, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया वगैरह के रीजन्स में ये पाए जाते हैं। छोटे पंजे वाले ऊद बिलाव, स्मॉल क्लैफ्ट ओटर। तो आसाम का जो कजिरंजा नेशनल पार्क है इसमें छोटे पंजे वाले ऊद बिलाव नामक एक नई स्तनधारी प्रजाति को लाया गया है। इसकी विश्व की सबसे छोटी ऊद बिलाव की प्रजाति है, वनरेबल स्थिति है और ये साइट का परिशिष्ट 1 में आता है, अनुसूची 1 में भी है। ठीक, ताजे जल के ये हैबिटाट में पाया जाता है और कहाँ पे, बंगाल, असम, अरुणाचल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल वगैरह में, दक्षिण चीन वगैरह में ये पाया जाता है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हॉग डियर। ठीक है, तो हॉग डियर को जो है, हिरण को पहली बार राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देखा गया है, शाकाहारी होते हैं। ठीक, और ये अगर देखेंगे तो मतलब लंबी घास या घनी वनस्पति वाले जो बाढ़ के मैदान होते हैं, बाढ़कृत घास के मैदान होंगे उस पर पाए जाते हैं। ठीक, इसकी स्थिति इंडेंजर्ड है, आयुष्यन की स्थिति क्या है, इंडेंजर्ड है। इसको आपको याद रखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप अपने एक नज़र में 3-4 बार इसको देखोगे तो ऑप्शंस आएंगे तो शायद आप एलिमिनेट कर पाओ। ठीक है, और ये स्थितियाँ पूछते हैं। ठीक है, अच्छा, पुंगनूर गाय, ये बड़ा न्यूज़ में रहा था और मैं भी बहुत इसको कई बार देखा, तो मैं बहुत शॉर्ट्स में, यूट्यूब वगैरह के रील में ये बहुत ज़्यादा गाय जो है ये देखने को मिलती हैं। तो इसका नाम है पुंगनूर गाय। ये क्या होता है कि प्रधानमंत्री ने इसी गायों को जो है, पुंगनूर गायों को मकर संक्रांति के अवसर पर चारा खिलाया था। इसको बौनी गाय भी बोलते हैं और दुनिया में कुबड़ वाली सबसे छोटे आकार की मवेशी नस्ल होती है। बहुत छोटा गाय होती है, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं इसके, ये घर वगैरह में भी घूमते रहते हैं। ये अंदर
अगर देखा जाए तो ये शायद आंध्र प्रदेश में, हाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला है, वहाँ पे पुंगनूर गांव है, उसी की एक जो है स्थानीय नस्ल है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना इसको, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ने इसको चारा खिलाया था, न्यूज में भी था। अब आता है गोल्डन लंगूर। ठीक है, गोल्डन लंगूर क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि इसकी सर्वेक्षण हुआ, इसमें भारत ने बताया कि 7,396 गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। इंडेंजर्ड स्थिति है इनकी, और आयुसीएन की जो स्थिति, आयुसीएन की स्थिति और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, साइट्स के परिशिष्ट 1 में है। इसको ओल्ड वर्ल्ड मंकी के समूह से संबंधित है। इन बंदरों को, ओल्ड वर्ल्ड मंकी वालों को कोलोबाइंस कहा जाता है। कोलोबाइंस क्या होते हैं, पत्ती खाने वाले होते हैं, और ये जुगाली करने वाले जानवरों का सामान, इनका जो है मतलब पेट वगैरह जो होता है, सब चीज़ें होते हैं। इसका गोल्डन लंगूर का जो फर का रंग है, अगर देखें तो मौसम के अनुसार ये बदलता रहता है। ठीक, असम इसका पर्यावास हैबिटाट यहाँ पे असम की ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और भूटान में उपोष्ण कटिबंधी और समशीतोष्ण कटिबंधी चौड़ी पत्ती वाले वनों में ये स्थानीय जीव है। अब कुछ पक्षी प्रजातियां हैं, वो न्यूज में है। इंडियन स्कीमर, भारत और बांग्लादेश ने कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसी, जो सीएमएस वाला, अभी कल जो इसकी पिछली वाली क्लास में मैंने सीएमएस बताया था ना, इसका COP14 हुआ। ठीक, अभी आपको बताना है COP14 कहाँ हुआ और इसमें क्या क्या चीज़ें आई। तो इसी सीएमएस के तहत जो है इंडियन स्कीमर को सूचीबद्ध करने के लिए एक प्रस्ताव दिया। इस इंडियन स्कीमर्स को इंडियन सीजर बिल भी कहते हैं। इंडेंजर्ड स्थिति है इसकी, और ये क्या, ये जो देखें तो ये मतलब इनका आहार जो है वो तैरने वाली मछलियाँ होती हैं, छोटे जो क्रिस्टेशियन और कीड़े वगैरह होते हैं वो होते हैं, चोंच लंबी होती है, और इसको इंडियन सीजर बिल भी पाया जाता है। ठीक, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी पूर्वी भारत के जो तटीय इलाके हैं उसका नदी मुहाना जो है, जैसे जो पूर्वी भारत का तटीय इलाका है, ये भारत है मान लो, इसके पूर्वी भारत, इस तटीय इलाकों में नदी का जहाँ मुहाना है, ठीक है, वहीं पे ये पाए जाएंगे। ठीक, कुछ जो आक्रामक प्रजातियाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट होती है आक्रामक प्रजातियाँ, क्योंकि आक्रामक प्रजातियों पे यूपीएससी का फोकस रहा है, और यूपीएससी ने पूछा हुआ सवाल है, यूपी पीसीएस बीपीएससी भी इस पर फोकस करता है, स्टेट पीसीएस भी। तो लेंटारा कैमारा, ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों रहा कि लेंटारा झाड़ियाँ जो हैं बाघ के पैरावास वाला जो क्षेत्र है, हैबिटाट है बाघ का, उसके 40% एरिया में फैल गई हैं, और ये दुनिया की खतरनाक आक्रामक जो प्रजातियों में से एक होती हैं। एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय अमेरिकी झाड़ी है, जिसको 1800 के दशक में अंग्रेज लाए थे भारत में सजावटी पौधे के रूप में। ठीक है, ये घनी झाड़ियों का रूप ले लेती हैं और वन्य जीवों की आवाजाही को भी बाधित करती हैं। ठीक है, हाल ही में कुछ खोजी गई प्रजातियां हैं, वो न्यूज में है, तो इसको ध्यान दो। एम द्रौपदी अगर आपको आ जाए तो न्यूज में अगर ये रहा है, और इसको आपको ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि जो है हेग सिल्ड सी स्लग एक जीव है, इसकी एक नई समुद्री प्रजाति बंगाल और उड़ीसा के तटों पे खोजी गई, और इसका नाम किस पे रखा गया, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश के जो राष्ट्रपति हैं महामहिम हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके नाम पे रख दिया एम द्रौपदी। ठीक है, ये विचरण करने वाले जीवों को जो है ये अपना शिकार बनाते हैं। ठीक, बस इतना आपको ध्यान देना है। अच्छा, अब आता है परहायले ओडियन, ये उड़ीसा की जो चिल्का झील है, इसमें समुद्री एम्फिनोड की एक नई प्रजाति खोज की गई। एशिया में खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून है ये। एम्फिनोड प्रजाति का नाम जो है परहायले ओडियन है। यह भूरे रंग का है, 13 जोड़े पैर हैं, और ये आर्थ्रोपेडा संघ के इन्वर्टेब्रेट प्रणाली है। ठीक है, ये चीज़ को देख लो आप। फिर आता है कुछ अन्य सुर्खियाँ जो है न्यूज में रही हैं, जिसमें कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको बताया था कल भी क्लास में कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पे सवाल बन सकता है, संभावित सवाल है। ठीक है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा, तो भारत में ही होगा। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरह इसमें भी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो इसका मुख्यालय भारत में होगा। 5 वर्षों के लिए इसकी 150 करोड़ रुपए की सहायता राशि दे दी गई है। भारत जो है ये 27-28 तक, और देखें तो ब्राज़ील, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया सहित 16 देश जो है ऑफिशियली तौर पे इसमें शामिल हो चुके हैं। आयुसीएन, WWF और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इसमें सहमति दे दी है शामिल होने के लिए। विजन वाले दिसंबर वाले जो पीटी था उसमें मैंने इसको पढ़ाया था। अब आता है ट्रांसमिशन लाइन थ्रू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैबिटाट्स। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कोर जो हैबिटाट है उससे गुजरने वाली जो भी ट्रांसमिशन लाइंस हैं उस पर बैन को हटाने का विचार कर रहा है। ठीक, अब ये एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जांच करेगी, और हैबिटाट में जमीन से ऊपर और भूमिगत जो लाइन है उसकी व्यवहार्यता सीमा की जांच करेगी। ठीक है, कौन करेगा विस्तार, तो वन्य जीव संस्थान जो है भारत की वन्य जीव संस्थान, उसके देहरादून में है, और इसके डायरेक्टर द्वारा की जाएगी। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान देना। और इसके बारे में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पिछली वाली जो पीटी थी उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड द नेशनल जुरिस्डिक्शंस, ये टीटी है।
तो BBNJ पर ब्लू लीडर्स हाई लेवल इवेंट ने राष्ट्रों से इस संधि को अभी पुष्टि करने का आग्रह किया। भारत ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है और इसको मैंने पढ़ाया है पीटी दिसंबर वाली जो इन्वायरमेंट की मैगजीन उसमें मैंने पढ़ाया है, ठीक है, बियॉन्ड द नेशनल जुडिक्शन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज। अब आता है स्टार मेट्रिक कार्यक्रम को IUCN ने शुरू किया है। सबसे बड़ी बात है, स्टार को किसने शुरू किया? IUCN ने, ठीक है, IUCN ने शुरू किया है। और अब इसमें इसका अब क्या होगा, तो इसका जो है समुद्री क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए भी विस्तार किया गया, ठीक है। करता क्या है ये कि जो भी स्पीसीज़ हैं वो विलुप्ति के जोखिम या खतरों को ये जो सामना कर रही हैं उसका जो है मापन करता है, और संकटग्रस्त जो प्रजातियाँ उसकी IUCN की जो रेड डेटा है उससे जो डेटा का इस्तेमाल करके उनके कार्रवाइयों पे उन पे विशिष्ट अवस्थितियाँ विशिष्ट कार्रवाइयों को जो है उल्लेख करता है स्टार कार्यक्रम, ठीक है, स्टार मेट्रिक कार्यक्रम। तो इसका जो है समुद्री क्षेत्रों में भी इसका विस्तार किया गया है, और ये खतरा कैसा है, उनका पर्यावास का पुनर्स्थापन कैसा है, ये सब चीज़ों पे ये बात करता है। अब आता है बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस। ये जो है BCA वस्तुतः जो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के तहत वित्त पोषण संबंधी लक्ष्यों के लिए जैव विविधता क्रेडिट के उपयोग में तेजी लाने पर बल दे रहा है, ठीक है। बायो क्रेडिट क्या होते हैं? तो बायो क्रेडिट ये है, बायो क्रेडिट्स जैव विविधता को बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने वाले जो फैक्टर्स हैं उससे निपटने के लिए एक तंत्र देते हैं, ठीक। और BCA कल मैंने आपको पढ़ाया था BCA के बारे में। तो BCA बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस एक क्या है? स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, और ये जो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के लिए क्या करता है, सभी जो भी हितधारक हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। CBD के जो है अभी हाल 2022 में इसको CBD का जो पक्षकार का COP15 था उसमें इसको लॉन्च किया गया था, और ये करता है क्या है कि स्वैच्छिक बायो क्रेडिट बाजार को विकसित करता है। इसको मैंने आपको पढ़ाया भी है पहले, ठीक है। वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशंस। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए शहरों को नॉमिनेट किया। कौन शहर हैं? इंदौर, भोपाल, उदयपुर। ये स्वैच्छिक प्रमाणन जो है प्रणाली है, और इसे जो है देखा जाए तो वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन को रामसर कन्वेंशन के COP12 के दौरान लाया गया था। 6 मानदंड पर स्थापित आधारित होता है, और ये एक बार प्रमाण मिल गया तो 6 वर्षों के लिए वैलिड रहता है, ठीक। कोरल ब्लीचिंग, न्यूज में है कोरल ब्लीचिंग। 8 वर्षों में ग्रेट बैरियर जो रीफ है उसमें 5वीं बार सामूहिक कोरल ब्लीचिंग की घटना दर्ज की गई है। कोरल ब्लीचिंग बहुत खतरनाक है, UPSC ने इस पर सवाल पूछे हुए हैं। तो ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, उसमें 2300 किलोमीटर से अधिक एरिया में ये विस्तृत है। सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है यहाँ पे, ठीक, प्रशांत महासागर में है, और यूनेस्को का विश्व धरोहर क्षेत्र भी है। कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन की घटना तभी होती है जब जो कोरल होगा समुद्र का तापमान में वृद्धि होगा, ठीक है, उसके वजह से क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं, और अपने जो टिश्यूज़ हैं उसमें ज़ूजेंथलीज नामक जो शैवाल होते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। इसलिए इससे जो कोरल होगा वो क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक। अब इसके लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं। तो ये मेंस में सवाल पूछा हुआ था। तो महासागरीय जल में तापमान में वृद्धि हो रहा है, अल नीनो घटना बार बार हो रही है, ठीक है। अल नीनो घटना असामान्य घटनाएं होती हैं, जिसको मैं आपको अभी नीचे ला नीना और अल नीनो बताऊंगा। पवनों का वेग और महासागरीय धाराओं का कमजोर पड़ना हो, निम्न जार हो, प्रदूषण हो, सूर्य के प्रकाश में प्रभाव आ रहा हो अधिकतर, तो ये सब चीज़ों से कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं होती रहती हैं। गहरे समुद्र में प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ, डीप सी वाटर। तो इसमें आपको देखना यह है कि वैज्ञानिकों ने USA के अटलांटिक तट से दूर गहरे समुद्र में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की मैपिंग की गई। अब गहरे समुद्र में प्रवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव के हैबिटाट्स होते हैं, और ये जुड़े हुए अस्थिपंजर का निर्माण करते हैं। विविध अनेक प्रकार के इसके डायग्राम्स मतलब आकृतियों में होंगे और रंगों में होंगे। इसमें शार्क, स्वार्ड फिश, झींगा मछली, इसका पर्यावास वगैरह भी हैबिटाट होता है, ठीक है। तो गहरे और मतलब समुद्र में प्रवाल और उथले जल में जो प्रवाल होते हैं उसके बीच में अंतर क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं पहले। तो इस अंतर को कि जो प्रवालों की विविधता होती है गहरे समुद्र में वो कम विविधता होती है, उथले जल में अधिक होती है। भोजन देखें तो यहाँ पे तो ये जैविक पदार्थों या जो प्लैंक्टन्स होंगे उस पर जो पोषण होता है उसी से मिलता है, और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण शैवाल पर निर्भर होते हैं, ठीक है। और ये अगर देखें तो एक कोशिकी जो पादप होते हैं जिसे ज़ूजेंथले नाम से जानते हैं, और जब प्रवाल जो विरंजन होता है तो इसी को जो है ये टिश्यू जो है वो निकाल देता है, इसी कारण से कलरलेस हो जाता है और वो निष्प्रभावी हो जाता है। और गहरे समुद्र के जो प्रवाल होंगे सफ़ेद रंग के, और ये जो उथले समुद्र के होंगे वो भूरे और हरे रंग के होते हैं।
इनमें संरचनाएं जो स्ट्रक्चर होती हैं वो वृक्ष, पंख, स्तंभ, पंखे आकार में होता है, ये चट्टान जैसी होती हैं। ठीक है। कुमकी हाथी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, ध्यान देना आप लोग। उड़ीसा सरकार ने स्टेट में जो मानव हाथी संघर्ष बढ़ रहा है उसके निपटने के लिए तमिलनाडु से कुमकी हाथी भेजने का अनुरोध किया। कुमकी हाथी क्या होती है? एक प्रकार की ये कैप्टिव हाथी होती है, प्रशिक्षित होती है। पहले बात इनको ट्रेंड किया जाता है और ये क्या करती हैं कि जो भी उत्पाती जंगली हाथी होंगे उसको काबू में करने के लिए, बचाने के लिए, शांत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इनका तैनात जो होता है कुमकी हाथी का वहाँ पे होता है जहाँ जंगली हाथी उत्पात करते हैं, फसल और मानव बस्ती को नुकसान पहुँचाते हैं, वहाँ पे इनको तैनात करते हैं। और ये राहत और बचाव कार्य, गश्ती वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमिलनाडु ने इसका इस्तेमाल किया है। ठीक है। तो हाथियों के बारे में जानकारी तो मैंने वहाँ पे विजन वाले पीटी दिसंबर वाले में मैंने खूब सारे पढ़ाए हैं उसमें। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा आप हाथियों के बारे में। ठीक है। सोलर रूफ टॉप पावर। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी। ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इंपॉर्टेंट है, नई है और ये हाल ही में चर्चा में रही है। ये सबसे बड़ी बात है, इसमें कौन सा मंत्रालय इन्वॉल्व होता है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ये बिजली मंत्रालय मत मार के चले आना, ये गलती कर लोगे आप। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ घरों को हर महीने 3 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी और इसमें केंद्र सरकार जो होगी वो आवास माने किसी घरों पे रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने के लिए वित्तीय सहायता देगी। ठीक है, सब्सिडी देगी। ये इसमें सब्सिडी की राशि बताई गई है, ये आप देख सकते हो। साथ साथ इसमें जो है कि 3 किलोवाट तक अगर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको 7% की ब्याज दर पर बिना किसी जमानत के ऋण देंगे, यानी आपको कोई जमानत राशि या जमानत के संबंध में कोई संपत्ति गिरवी वगैरह नहीं रखना पड़ेगा। इसकी बात यह है कि यह प्रत्येक जिले में एक रोल मॉडल के रूप में एक ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा, रोल मॉडल सोलर विलेज। स्थानीय निकाय को यहाँ पे प्रोत्साहन दिया गया है, इसके लिए राष्ट्रीय पोर्टल बनाया गया है। और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी रेक्सो जो है ये क्या करेगी कि मॉडल्स के लिए भुगतान संबंधी जो भी सिक्योरिटी कंपोनेंट्स हैं उसमें नवीन परियोजनाओं का फंड वगैरह भी किया गया है। और ये जो है ये इसी के आधार पे जो है इस सारी चीज़ों को, सारी योजनाओं को जो है कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक। सोलर रूफटॉप सिस्टम क्या होता है कि इसमें किसी भी इमारत के छत पे फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, मुख्य बिजली की आपूर्ति इकाई से जुड़े रहेंगे, केबल वगैरह में, इन्वर्टर में। और ये जो है क्या करते हैं कि ये आपसे जो है ये ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा के लिए अगर आप देखो तो इसमें सबसे अधिक इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो गुजरात में होता है, जहाँ पे सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन जो है वो 82% हो चुका है। और इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र और राजस्थान का। ठीक है। सुर्खियों में रहे वैकल्पिक ऊर्जा के कुछ अन्य स्रोत। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। LNG। तो ये न्यूज में क्यों रहा कि नीति आयोग ने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन है उसके लिए परिवहन ईंधन के रूप में LNG शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। और रिपोर्ट किस पे है? तो एनर्जी ट्रांजिशन और डीकार्बनाइजिंग एजेंडा पर नीति आयोग और नीदरलैंड का जो दूतावास है उसके बीच में बायलैटरल जितने कोऑपरेशन हैं उस पर आधारित किया गया है। LNG होता क्या है कि जो नेचुरल गैस होती है उसका साफ, कलरलेस और गैर विषाक्त एक लिक्विड रूप होता है। ठीक है। ये इसको प्राकृतिक गैस को क्या करते हैं कि जो शिपिंग और भंडारण उद्देश्य से लगभग -162 डिग्री सेल्सियस पे इसको ठंडा करेंगे और इसको लिक्विड स्टेट में लाया जाता है। और यही जो स्थिति होती है इसको LNG बोलते हैं। ठीक है। अब आता है जैव ईंधन या बायोफ्यूल। तो ये न्यूज में क्यों रहा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की जो रिवोल्यूशन 2023 रिपोर्ट है उसमें जैव ईंधन की डिमांड में वृद्धि को रेखांकित किया गया। ठीक। अब रिपोर्ट में बताया गया है कि 23 से 28 तक 38 बिलियन डॉलर उसकी डिमांड बढ़ने वाली है। और इसमें मुख्य रूप से कहाँ वृद्धि हो रही है? ब्राज़ील, इंडोनेशिया, भारत में हो रही है। जैव ईंधन क्या होते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन होते हैं जो कि जो फसल अवशेष होंगे, पादप अवशेष होंगे, नगर पालिका के जो ठोस अपशिष्ट होंगे, बायोमास, उससे मिलते हैं। ठीक है। जैव ईंधन का इस्तेमाल अगर देखें तो डीजल, पेट्रोल के स्थान पर कर सकते हैं या मिश्रण में कर सकते हैं। तो ये आप डीकार्बनाइजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तेल के आयात पर निर्भरता को कम करता है। ठीक है। इथेनॉल न्यूज में क्यों रहा ये कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने इथेनॉल 100 फ्यूल लॉन्च किया है। ये गैसोलीन का एक स्वच्छ और हरित विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया है, एक अल्टरनेटिव के रूप में लॉन्च किया गया है। ठीक है। इसका महत्व यह है कि काफ़ी कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन करता है। ठीक है। ई फ्यूल। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने द रोल ऑफ ई फ्यूल इन डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट शीर्षक के नाम से रिपोर्ट जारी की है। ई फ्यूल के कौन से उदाहरण है? ई मीथेन, ई केरोसिन, ई मेथनॉल। ठीक
ठीक है। इसका उत्पादन कहाँ पे होता है? नवीकरणीय और डिकार्बोनाइज विद्युत के रूप में होता है। ई फ्यूल कम उत्सर्जन वाले ईंधन होते हैं, ऐसा क्योंकि इसके लिए आवश्यक हाइड्रोजन का उत्पादन कम उत्सर्जन वाले विद्युत स्रोतों से किया जाता है। ठीक, अब आता है सॉइल बेस्ड माइक्रोबियल फ्यूल सेल। शोधकर्ता थे, रिसर्चर्स थे, उन्होंने एक अत्याधुनिक सॉइल बेस्ड माइक्रोबियल फ्यूल सेल को जो है विकसित किया। इसने फ्यूल सेल में डिजाइन में सुधार किया और शुष्क परिस्थितियों में, सूखे वाली जो स्थितियाँ होंगी उसमें भी दक्षतापूर्वक काम कर सके, इसके लिए फ्यूल सेल के डिजाइन में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। और जो मृदा आधारित जो माइक्रोबियल फ्यूल सेल है, ये केमिकल के बजाय जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनकी मदद से बायो इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करेगा। यानी जहाँ पहले क्या होता है कि सेल में, फ्यूल सेल में केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, उसकी मदद से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। इसके आधार पे जो है, इसके बजाय वहाँ पे इस वाले जो सॉइल बेस्ड माइक्रोबियल फ्यूल सेल है, इसमें बैक्टीरिया वगैरह की मदद से बायो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। इसमें एक एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट लगा होता है। और जो सूक्ष्मजीव होंगे, माइक्रोब्स होंगे, वो प्राकृतिक रूप से क्या करेंगे? कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स को संचालित करेंगे और इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड तक जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण करेगा। ठीक है। इसका इस्तेमाल हरित अवसंरचना और जो है प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जो भूमिगत सेंसर हैं उसके फ्यूल के लिए इसको डिजाइन किया जा सकता है। इसका बात है। अब आता है स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पैसेंजर कार इन इंडिया। इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना जो है ये न्यूज में रही है। सुर्खियों में क्यों रहा है कि सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दे दी है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी होगी? ध्यान देना, ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या इस पर मत मारना, भारी उद्योग मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय भी मत मार देना आप लोग ऑप्शन में। ठीक है, ध्यान देना, मंत्रालय क्या किस में है? भारी उद्योग मंत्रालय। ठीक। परियोजना प्रबंधन एजेंसी, ये क्या करेगी? मैनेजमेंट का और एग्जीक्यूटिव संबंधी सहायता देगी और अन्य दायित्वों के लिए। ठीक है। अब इसके लिए पात्रता कौन सी है? तो जो आवेदक होंगे वो इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के निर्माण के लिए 4,150 करोड़ रुपए के न्यूनतम निवेश के साथ भारत में क्या करेंगे? एक विनिर्माण इस इकाइयाँ स्थापित कर सकेंगे। निवेश की कोई सीमा नहीं है। 3 अवस्थी के भीतर जो है सब चीज़ों को लागू करना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज़ें हैं। ठीक। अब आता है कि नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम्स 2024। ठीक है। सुर्खियों में क्यों रहा? केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को शुरू की। मंत्रालय ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का फेम 2 योजना है, उसकी समाप्ति पर EMPS योजना को लागू करने का प्रस्ताव दिया है। फेम योजना की अवधि 31 मार्च को खत्म हो रही है। ये आपको ध्यान देना है। इसमें आप EMPS योजना को शुरुआत की है, किसने शुरू की है? केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने। ठीक है, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम्स EMPS योजना शुरू की है। ये फेम योजना जो है वो खत्म हो रही है, फेम 2, उसकी इसके बाद EMPS योजना लागू हो जाएगी। अच्छा, ये नोडल मंत्रालय कौन सा है? भारी उद्योग मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? ग्रीन मोबिलिटी को गति देने के लिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक टू 3 व्हीलर, इस वाहनों को तेजी से अब प्रोत्साहन करना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण इकोसिस्टम का जो है विकास करना है। योजना अवधि इसकी 4 महीने तक होगी, 31 जुलाई तक। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और आपको पात्रता यही है कि अगर आप जो वाहन केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत मोटर वाहन के रूप में पंजीकृत है और वाहन जो केवल उन्नत बैटरी से युक्त है, ये जो है ये पात्र होंगे। अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, यूरिया गोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है CCEA, इसने यूरिया गोल्ड को बाजार में लाने की मंजूरी दे दी है। यूरिया गोल्ड। अब यूरिया गोल्ड होता क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये चीज़ों को जानते हैं। यूरिया गोल्ड होता है वो सल्फर जो सल्फर इसको कोटिंग होती है सल्फर की। ठीक है, इस यूरिया में। ये जैविक उर्वरक नहीं है। आप UPSC में ये पूछ सकता है ये जैविक उर्वरक है या ऐसे, तो इसको आपको नहीं लगाना। ठीक है, ये जैविक उर्वरक नहीं है। इसे करते क्या है कि गर्म किए गए यूरिया के दानों को जो सल्फर पिघला होता है ना, उसके साथ उसी पर लगा देंगे तो उस पर कोटिंग हो जाता है। इस कोटिंग को तैयार करते हैं। इससे लाभ क्या होगा सल्फर कोटिंग से? तो खेतों में जो नाइट्रोजन की अधिक दक्षता से सप्लाई क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है और लंबे समय तक पौधों को क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे और लंबे समय तक हरे भरे रहेंगे। ठीक है, इससे उर्वरकों की दक्षता में वृद्धि होगी। दूसरी बात क्या है कि उर्वरकों का छिड़काव नहीं बार बार करना पड़ेगा और मृदा को उपजाऊ बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर देखें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट आई तो इसके सल्फर कोटेड यूरिया से इस्तेमाल से यूरिया की खपत में 25% की कमी आएगी। एक आता है नीम कोटेड यूरिया, ये सल्फर कोटेड यूरिया। ठीक है,
तो इसे आएगी। और साथ साथ यह पर्यावरण अनुकूल जो उर्वरक है उसके क्षेत्र में सरकार का ये समर्थन करेगा। अब पर्यावरण अनुकूल उर्वरक क्या होते हैं? तो ऐसे उर्वरक होते हैं जो मृदा में पोषक तत्वों की सप्लाई को धीमा करेंगे, ठीक, और नियंत्रित करके पोषक तत्वों के नुकसान को और रिसाव को कम करते हैं। इससे पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करते हैं। जैसे मान लो अगर आपने क्या किया, यूरिया छिड़क दिया, ठीक है, और अगर वो यूरिया अगर उस तरह से पर्यावरण अनुकूल उर्वरक नहीं है तो फिर क्या करेगा, वो जल्दी से पिघल जाएगा, और जल्दी से पिघलेगा तो फिर न्यूट्रिएंट्स जो मिलने चाहिए लंबे समय तक वो तो मिल नहीं पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लो बारिश हुई या फिर कोई ऐसी मतलब स्थितियाँ हुई तो उससे क्या होगा, पानी से वो जल्दी से रिसाव होकर के अन्य जल क्षेत्रों में चला जाएगा, स्रोत में बह जाएगा, फिर वो इससे जल प्रदूषण होगा, ठीक है, मृदा प्रदूषण भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कंट्रोल होती हैं। भारत में जो EFF है, इन्वायरमेंट के अनुकूल जो उर्वरक के लिए कौन कौन सी पहल शुरू की गई, तो PM प्रमाण पहल, ठीक, नैनो यूरिया, नीम लेपित यूरिया, इसके उपयोग को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनाए गए जहां से किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और गोवर्धन मिशन जो है, ये गोवर्धन योजना शुरू किया गया। यह है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ये जैविक खाद तैयार करने में मदद करता है, ठीक। तो EFF के लाभ क्या है, यानी कि पर्यावरण अनुकूल उर्वरक के लाभ ये है कि ये जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा, जल को रोकेगा, मृदा के जल धारण के यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, जैविक पदार्थों में वृद्धि होगी और pH मान जो है मृदा का वो बनाए रखने में मदद करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल आता है पृथ्वी विज्ञान योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के व्यापक योजना जो है इसके तहत पृथ्वी विज्ञान को मंजूरी दी है, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान योजना की अवधि क्या है, ये आपका है 21 से 26 तक। उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी विज्ञान की जो प्रणाली है, पृथ्वी प्रणाली है, विज्ञान है, उसमें सभी पहलुओं को एक एकीकृत रूप से समझना है। वैज्ञानिक ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान को समाज के लाभ में इस्तेमाल करना है। और सभी घटक जो वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, क्रायोस्फीयर, जैवमंडल, उसकी जटिल जो भी इंटरेक्शंस हैं उसको समझना है, इसका मेन काम है, ठीक है। इसमें 5 योजनाएं हैं इसमें वर्तमान में शामिल की गई हैं 5 उप योजनाओं को, जिसमें कि एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग द सिस्टम एंड सर्विसेज, ओ स्मार्ट, पेशर, सेज और रीच आउट, ठीक है। तो ये 5 उप योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, आपको इसमें देख लेना है ये योजनाएं क्या क्या हैं, बस एक बार देखना है, बस उतना याद नहीं करना है। नेक्स्ट आता है अल्जीरिया डिक्लेरेशंस। अन्य सुर्खियाँ यह है कि अल्जीरिया डिक्लेरेशन ये इंपॉर्टेंट है। ये जो GECF है इसका 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ, इसी में जो है अल्जीरियस घोषणा पत्र को अपनाया गया। इसका लक्ष्य यही है कि जो प्राकृतिक गैस है उसका एक वहनीय और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल करें और सतत प्राकृतिक गैस के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। GECF क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है जो विश्व के जो गैस निर्यातक देश हैं उनका एक संगठन है ये, और दोहा में इसका मुख्यालय है, कतर की राजधानी दोहा है। इसके सदस्य कौन कौन से हैं, तो अल्जीरिया, बोलीविया, मिस्र, इक्वेटोरियल गिनी, इसको आपको मैप पे देखना है सबको, ईरान, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, रूस, विंदाद, ठीक है, त्रिनाद और UAE और वेनेजुला। भारत इसका ना पर्यवेक्षक है ना ही सदस्य है, ठीक है। अब आता है फार्म कार्यक्रम न्यूज में रहा। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, कल मैंने आपको GEF और GCF दोनों के बारे में डिफरेंस बताया था। इसकी वाली जो इन्वायरमेंट की जो क्लासेस थी उसमें GEF द्वारा फंड जो है फाइनेंसिंग एग्रो केमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये $379 मिलियन की फाइनेंस वाली एक पहल है, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत अगर देखें कौन कौन से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे, तो खाद्य उत्पादन में जो हानिकारक इनपुट्स है उसके उपयोग पर रोक लगाई जाएगी और बिना रासायनिक इनपुट वाले विकल्प को बढ़ावा देने की बात की जाएगी, ठीक है। इसकी अवधि क्या होगी, 5 वर्ष होगी, 5 वर्ष इसकी अवधि होगी फार्म कार्यक्रम की। करेगा क्या कि जो अस्थायी जैविक प्रदूषक हैं उससे युक्त एग्रो केमिकल और एग्रो प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करेगा और सरकारी नियमों को बेहतर के तहत जो है इसके प्रबंधन मानकों को अपनाएगा। फार्म के सदस्य में भारत है, इक्वाडोर है, केनिया है, लाओ PDR है, फिलीपींस है, उरुग्वे, वियतनाम, सबको ये क्या करना है, आपको मैपिंग पे देखना है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके साथ ये कार्यक्रम जो है कीट प्रबंधन में भी काम करेगा, सस्टेनेबल जो प्रोडक्ट्स है उसके व्यापार को बढ़ावा देगा, बीमा बैंकिंग निवेश के मजबूत करेगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी। इसको लागू करने वाला अगर देखिए तो नेतृत्व कौन कर रहा है, UNEP कर रहा है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नैरोबी में है UNEP, ठीक है। इसमें वहीं ADB, UNDP और UNIDO द्वारा इसको लागू करेंगे और इसको कार्यक्रम को देशों में लागू करना है, यानी किस देश में जो कौन से कार्यक्रम लागू होगा इसकी जिम्मेदारी किसकी है, FAO की है, ठीक है, कृषि और खाद्य संगठन की। सबको आपको एक बार देख लेना है।
अब आता है एनर्जी चार्टर ट्रीटी। तो यूनाइटेड किंगडम ने जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देने वाली एक पुरानी संधि है अर्थात एनर्जी चार्टर ट्रीटी को त्यागने का निर्णय ले लिया है। ये ऊर्जा सहयोग के लिए एक बहुपक्षीय फ्रेमवर्क तिथि है, 1998 में लागू की गई थी कानूनी, और ये करती क्या थी कि खुले और प्रतिस्पर्धी जो बाजार है उसके संचालन के जरिए एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा देती थी। भारत इसका पक्षकार नहीं है। ठीक है, अब आता है ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, GFAI। तो डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है। भारत और डेनमार्क के बीच में जो 2020 में साइन किया गया था हरित रणनीतिक साझेदारी या ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, GSP, इसी का एक हिस्सा है ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में संधारणीय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, बस अभी जान लो। इसी तरह भारत अन्य देशों के साथ भी साझेदारी किया हुआ है। तो क्वाड ग्रुप में क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप है। ब्राज़ील, भारत और USA द्वारा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स है। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के भारत और सऊदी अरब के बीच में समझौता है। और USA की स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी साझेदारी है, वो भी है। भारत में अगर देखें तो जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम को लॉन्च किया गया। नीति आयोग, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय और FAO तीनों की ज्वाइंट पहल है। ठीक है, तीनों की ज्वाइंट पहल है। यही आपको प्रीलिम्स के लिए ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है आपको कि किसने लॉन्च किया, भारत में लॉन्च किया गया, ठीक, निवेश फोरम को, और साथ जो है नीति आयोग, कृषि और कल्याण मंत्रालय और FAO इसकी एक ज्वाइंट पहल है। ठीक, बस इतना आपको ध्यान देना है प्रीलिम्स के लिए। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, SEI, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स। तो एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो ने CEI यानी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक को लॉन्च किया 2023 को। और इसने जो है आपका ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इसने अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी दोनों के सहयोग से इसको लॉन्च किया है। यहाँ पे 36 राज्यों और यूटीज में जो ऊर्जा दक्षता पहल है उसका प्रदर्शन का असेसमेंट करने के लिए लॉन्च किया गया। 7 सेक्टर में इसमें बात की गई है, भवन, उद्योग, नगर पालिका सेवाएं, परिवहन, कृषि, विद्युत, डिस्कॉम वगैरह, क्रॉस सेक्टर पर इसमें यहाँ पे बात की जाएगी। देखें तो कर्नाटक पहले स्थान पे है, उसके बाद आंध्रा है। कर्नाटक ऐसा राज्य है जो ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता की नीति को अपना रहा है। ठीक है, अब आता है स्वच्छ और हरित गाँव। स्वच्छ और हरित गाँव यहाँ न्यूज में रहा है। यहाँ स्वच्छ और हरित गांव जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पंचायती राज मंत्रालय ने सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ और हरित गांव को प्राथमिकता देगा। कौन? पंचायती राज मंत्रालय। किस लिए? स्वच्छ और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसने GPDP में, यानी जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान होता है, GPDP, जिसके तहत पंचायत काम करते हैं। ठीक है, GPDP के बारे में आपको बता दूं, जैसे आप कोई गांव है, गांव में पंचायतें होती हैं, पंचायतों में प्रमुख होते हैं यानी मुखिया या प्रधान बोलते हैं। और ये जो पंचायतें होती हैं वो विकास कार्य करती हैं गांव के स्तर पे, और इन गांव के स्तर पे विकास कार्य के लिए GPDP प्लान्स तैयार करते हैं, यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, जिसमें कि जो सड़क है, नाली है, जो अन्य प्रकार के सीवेज है, फिर इसके बाद आपका पानी की व्यवस्था हो गया, इस तरह के जो भी काम होते हैं वो इसमें प्लान होते हैं। तो इसी में शामिल किया गया है स्वच्छ और हरित गांव के लिए इसमें सौर ऊर्जा को अपनाना। ठीक है, इससे क्या होगा कि सर्कुलर इकोनॉमी के लाभों को अपनाया जाएगा, संधारणीय जो गांव होंगे उसका विकास किया जाएगा और SDG के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो। जैसे कि SDG 7 ये क्या बदलता है? वहनी और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाएगा। SDG 13 जलवायु परिवर्तन उसके प्रभावों के निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की बात करता है। इसके लिए 10 सेक्टर की पहचान की गई है स्वच्छ और हरित गांव के लिए, कि खुले में शौच मुक्त गांव हो, स्वच्छ और हरित विद्यालय हो, स्वच्छ और हरित आंगनबाड़ी हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, रसायनों के उपयोग में कमी न आए, स्थानीय समितियों को मजबूती हो, उनकी भागीदारी हो। और इसमें अगर ध्यान दें तो इस पहल में जल शक्ति मंत्रालय, किसान, कृषि और कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय भी इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है, अब आता है SSLNG इकाई, यानी कि स्मॉल स्केल लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस। गेल लिमिटेड ने देश की पहली जो है लघु पैमाने पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई को स्थापित की है। ठीक है, और ये अगर देखें तो SSLNG जो है क्या होती है कि ये औद्योगिक और व्यावसायिक जो उपभोक्ताएं हैं उनको LNG का तरल या सुपर कूल्ड स्वरूप में उसकी सप्लाई करता है। ठीक है, जिन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी नहीं होती है वहाँ पे छोटे छोटे ट्रक के माध्यम से, जलयान के माध्यम से इसकी सप्लाई की जाती है। ठीक है, हरित नौका पहल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे फैक्ट्स जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हरित नौका पहल कहाँ शुरू की है? प्रधानमंत्री ने
स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाला भारत का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग पोत को लॉन्च किया। हरित नौका पहल के तहत लॉन्च किया गया। निर्माण किसने किया? कोचीन शिपयार्ड ने। ठीक है, कोचीन शिपयार्ड ने। अब इसका उद्देश्य क्या है कि हरित जहाज़ों को अपनाना है, समुद्री परिदृश्य को बदलना है, हरित इकोसिस्टम को अपनाना है। ठीक है, इसका लक्ष्य यह है हरित नौका पहल का ईंधन का कम और शून्य उत्सर्जन वाले स्रोत को अपनाएं और 2047 तक भारतीय जल क्षेत्र में 100% हरित जहाज संचालन सुनिश्चित की जाए। ठीक है, यही इसका पहल है। और कब तक? 2047 तक। अब आता है नेक्स्ट आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। तो पहला आपका आता है भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD। इसकी स्थापना की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। 1875 में स्थापित किया गया था। देश का राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है। इसके 6 विशिष्ट जो है, ये WMO के 6 विशिष्ट जो मौसम विज्ञान केंद्र में से एक है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसमें हाल फिलहाल में जो है मौसम पूर्वानुमान में इसने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे कि जानते हैं कि डॉपलर वेदर रडार की संख्या में वृद्धि हुई है और अम्फान और जो 23 में मोचा चक्रवात आया था, इसमें जो चेतावनियाँ थी वो काफ़ी इफेक्टिव थी। हाल फिलहाल में IMD ने कुछ पहलों को भी शुरू किया है, उन पहलों को जान लेते हैं। NFCS है, ये नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज। ये WMO द्वारा जो ग्लोबल फॉर क्लाइमेट सर्विसेज है उसी पे बेस्ड ये नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज है। ये किसने शुरू किया? IMD ने शुरू किया है। WMO के तर्ज पे जो ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज था उसी के आधार पे ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कृषि के लिए, एनर्जी के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, वाटर के लिए, जलवायु संबंधी जानकारियाँ और सेवाएँ देगा। ठीक है, स्वदेशी रूप से विकसित निर्णय समर्थन प्रणाली, ठीक, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS को शुरू किया गया है। वेब आधारित जो है ये है, वेब GIS आधारित जो मौसम विश्लेषण और पूर्वानुमान के प्रणाली की तरह जो है जाना जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा अपहीट जो है, अपहीट पहल यानी कि अर्बन, विद्युत, जल, हाइड्रोलॉजी, हेल्थ, एनर्जी, कृषि, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म, इनके लिए रियल टाइम जानकारी देगा। कुछ अन्य पहल है पंचायत मौसम सेवा पोर्टल। ये क्या करेगा? किसानों को कृषि संबंधी गतिविधियों को योजना बनाने में मदद करेगा। IMD का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? मौसम IMD का है। ठीक है, मौसम। तो ये हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल आता है इंडिया लैंडस्लाइड सस्टेनेबिलिटी मैप। तो IIT दिल्ली है, उसने भारत के लिए HD वाला पहला भारतीय भूस्खलन संवेदनशील जो मानचित्र है, इंडियन लैंडस्लाइड सस्पेक्टेबिलिटी मैप, भारत में भूस्खलन का जो वर्गीकरण है उसका एक मैप जारी किया है। HD मैप किसने जारी किया? IIT दिल्ली ने जारी किया है। जो भूस्खलन की घटनाओं को भविष्य में कहाँ कहाँ हो सकती है उसके आधार पे कैसे होती है उसके आधार पे इसमें इसको भारत के अलग अलग जोन में बांटा गया है। 16 फैक्टर इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें ऊंचाई, ढलान, मृदा की स्ट्रक्चर कैसा है, सड़क से दूरी कितनी है, नदी से निकटता कितना है, वनस्पति कितना है, प्रेसिपिटेशन कितना होता है। इसके आधार पर भूस्खलन के आधार पर जो है संभावना के आधार पर 5 क्षेत्र में भारत को बांटा गया है। इसमें वेरी हाई, मीडियम, लो और बहुत कम। ठीक है, तो देखिए तो परसेंटेज के हिसाब से सिक्किम जो है उसका 57% अगर भूभाग है तो वो भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है, सबसे अधिक है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक संवेदनशील राज्य भूस्खलन के लिए कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और केरल जो है वो गैर हिमालयी क्षेत्र में, ये क्योंकि ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, तो गैर हिमालयी क्षेत्र में केरल सबसे अधिक भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है। जैसे देखो आप, ये आपका हिमालयी क्षेत्र हो गया, तो हिमालयी क्षेत्र जो है उसके अलावा अगर कोई भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है तो वो है आपका पश्चिमी घाट में केरल। ठीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान देना हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल आता है विंड्स क्या है? वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम। ये कृषि कल्याण मंत्रालय ने ये दीर्घकालीन हाइपर लोकल मौसम डेटा को सृजित करने के लिए विंड्स को शुरू किया है। ये देश में जो विभिन्न मौसम के प्रणालियां हैं अवलोकन के लिए उससे मौसम की डेटा को एकत्रित करेगा और इस पे विंड्स पोर्टल पे इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि किसानों को लोकेशन के आधार पे, रियल टाइम डेटा के आधार पे उनको जानकारियाँ मिल पाएंगी, इससे सिंचाई वगैरह काम करने में सहायता मिलेगी। और इसमें HD वाले मौसम आधारित मॉडल, वेदर सेंसर, डेटा एनालिटिक्स, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं विंड में। किसने शुरू किया? कृषि और कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया। ठीक है, अब आता है फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको जारी रखने के लिए मंजूरी दी। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका बड़ा महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार में शुरू किया गया था। FMBAP, फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम्स। ठीक है, इसको जारी करने के लिए 5 वर्षों तक के लिए इसको मंजूरी दी गई है, 2025-26 तक। ठीक है, 21-22 से। और ये इसकी इस योजना की शुरुआत हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये।
योजना है ये। और ये कौन मंत्रालय आता है इसके अंतर्गत? तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। इसमें इसका घटक क्या है? तो बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम है। इसमें बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ कटाव रोधी, जल निकासी, समुद्री अपरदन रोधी, इसमें काम होता है। और फंडिंग पैटर्न ये है कि इसमें सभी राज्यों के लिए 40 और 60 का है, बाकी जो पूर्वोत्तर क्षेत्रों के पहाड़ी राज्यों के उसमें 90-10 का होता है वो फंडिंग पैटर्न। यानी 90 केंद्र देगा, 10 राज्य देंगे, अन्य राज्यों में 60% केंद्र देगा, 40% राज्य देंगे। और इसमें नदी प्रबंधन और सीमा क्षेत्र है। इसमें पड़ोसी देशों के साथ जो भी नदियाँ सीमा साझा कर रही है उस पर बाढ़ नियंत्रण और कटाव रोधी काम होते हैं, बाढ़ का पूर्वानुमान लगाते हैं। और अगर देखें तो ज्वाइंट जो है जल संसाधन के परियोजनाओं की जांच करने के लिए और निर्माण के लिए गतिविधियां शामिल होती हैं। तो इसमें फंडिंग जो है 100% केंद्र देता है। ठीक है, ये बातें यहाँ पे की गई। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम को। ठीक, इसको बढ़ाया गया है। इसके बाद आता है कुछ सुर्खियों में रहे देश, जैसे कि कंबोडिया। इसकी कैपिटल कहाँ पे है? नामपेन है। और ये क्यों न्यूज में रहा? भारत कंबोडिया में बाघों को पुनः बसाने की योजना बना रहा है। ठीक है, और इसी पे कंबोडिया के साथ उन्होंने जैव विविधता के संरक्षण पे जो है समझौता ज्ञापन पे MOU पे हस्ताक्षर भी हुए हैं। ठीक है, इसलिए न्यूज में रहा। मैक्सिको को जानते हैं, इसकी राजधानी कहाँ पे? मैक्सिको सिटी है। इसमें 0 डे की स्थिति बन गई है, इसलिए न्यूज में रहा। दूसरा आता है आपका कैमरून। कैमरून क्यों न्यूज में रहा? इसने नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया है। और नगोया प्रोटोकॉल क्या करता है? अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच को, उपयोग को, जो लाभों की स्थिति होगी उसका उचित और न्याय संगत तरीके से साझाकरण करने के इस पर केंद्रित होता है कैमरून। बेल्जियम जो है इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में स्वीकार करने वाला यूरोपियन यूनियन का पहला देश बन चुका है बेल्जियम। इसकी राजधानी ब्रसेल्स है। ठीक है, नॉर्थ सी से ये सटा हुआ देश है। नॉर्थ सी से सटे हुए सभी देशों को आप देखना है। इकोसाइड होता क्या है? तो पर्यावरण की संबंधित जो व्यापक और दीर्घकालीन नुकसान होगा उसको इकोसाइड बोलते हैं। इसका इस्तेमाल अमेरिकी जीव विज्ञानी आर्थर गैल्स्टन ने किया था 1970 में। अब आता है कि सुर्खियों में रहे कुछ स्थल अंतर्राष्ट्रीय तौर पे ग्रेट लेक्स। अगर आप देखो तो ग्रेट लेक्स को आप मैपिंग में आपको मैं पढ़ाऊंगा। वैसे तो इसमें कौन कौन सी झीलें आती हैं? तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो, ये झीलें हैं। ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पे स्थित हैं ये। और ये क्या करती हैं? ये झीलें जो हैं क्या करती हैं कि मिशिगन झील को छोड़ करके कनाडा, सभी जो झीलें हैं कनाडा USA के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री का निर्माण करती हैं। और ये झीलें क्या करती हैं? विश्व में, पृथ्वी पर सबसे बड़ी जो ताजे सतही जल है ना, उसी के सिस्टम को ये बनाती हैं। ठीक है, तो न्यूज में क्यों रहा कि ग्रेट लेक्स में दूसरे वर्ष जो है कम हिमावरण दर्ज है, यानी कि जो है बर्फ यहाँ पे कम पड़ी। तो ये न्यूज में इसलिए रहा। अब आता है रेटबा झील। इसको आपको मैप में जूम करके, गूगल करके इसको आप मैप में देखना है। ठीक है, इसको लेक रोज या पिंक लेक बोलते हैं इसको। सेनेगल में इसकी राजधानी कहाँ पे है? सेनेगल की डैकार। ठीक है, इसमें नाइट्रेट का स्तर में वृद्धि हुई, इसके कारण झील जो है सूखने के स्तर में वृद्धि पहुंच गई है। सवाल के कारण ये इसका रंग पिंक हो चुका है। इसके पिंक लेक भी इसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अफ्रीका में जो भी लेक्स हैं वो UPSC ने PYQ में 2 साल पूछे हुए हैं। आपको क्या करना है? आपको देखना है। ठीक है, कई बार देखना है अफ्रीका के सभी झीलों को। आता है पनामा नहर। पनामा नहर जो है भीषण सूखे का सामना कर रहा है। ये अटलांटिक सागर और महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ठीक, इसलिए न्यूज में रहा। और इसके उद्घाटन के बाद से जो है अगर देखें तो अमेरिका का नियंत्रण था, लेकिन फिर अमेरिका ने 1999 में इसको किसको सौंप दिया? पनामा को सौंप दिया। ठीक है, तो ये आपके कुछ स्थल थे जो न्यूज में रहे थे। अब आते हैं सुर्खियों में जो रहे स्थल भारत में हैं और नदियाँ हैं उनको देखते हैं। तो चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में जो रतले जल विद्युत परियोजना है उसके लिए चिनाब नदी के जल को मोड़ने में सफलता मिली है। ये चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश में केलोंग के पास चंद्र और भागा 2 धाराओं से मिलती है। इसको चंद्रभागा भी जानते हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। UPSC ने एक बार सवाल पूछा था इसके क्रम को मैच करने के लिए नॉर्थ से साउथ के बीच में। सिकुन ला दर्रा, BRO ने कारगिल लेह राजमार्ग उस पर दारचा नींबू होते हुए मनाली से लेह तक में एक संपर्क साधित किया। सड़क संपर्क स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये घाटी लाहौल स्पीति को कारगिल की जास्कर श्रेणी से जोड़ता है। 4 क्षेत्र क्या है? असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मिशन वसुंधरा 4.0 है। इसके तहत 4 क्षेत्र है, उसके बीच में भूमि का जो है सर्वे किया जाएगा। और 4 चपोरी वो ब्रह्मपुत्र नदी के जो तटवर्ती द्वीप है उसका नाम है। ठीक है, दिबांग नदी। प्रधानमंत्री ने दिबांग का बहुउद्देशीय जल परियोजना की आधारशिला रखी है। ये अरुणाचल प्रदेश में एडम जोंगछू के दक्षिणी ढलान से निकलती है। आगे दिहांग और लोहित नदी से मिलती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अन्य सहायक नदियां कौन सी हैं? दरी, मथुन, तलोन, अमे, अही, अमरा और आवा। ठीक है, दिबांग नदी की। अब आता है इम्फाल नदी।
इम्फॉल नदी में यार न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे मणिपुर के लीमाखोंग पावर स्टेशन से हैवी फ्यूल लीक हो गया और जलधारा में मिल गया, इम्फाल नदी में जाकर के मिलता है। ठीक है, यह जलधारा। अब ये नदी कहाँ पे मिलती है, तो सेनापति जिला है राज्य में। ठीक है, मणिपुर में देखना आपको, मणिपुर न्यूज में रहा तो करोंग है उसकी जिले में, करोंग की उत्तरी पहाड़ियाँ हैं उससे निकलता है। और ये नदी जो है लिलोंग नामक स्थान पर इरिल नदी से मिलती है। ठीक है, तो ये अभी प्रसिद्ध लोकटक झील इन्हीं झीलों में से एक है, यहीं पर जलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। कोडरमा जिला न्यूज में रहा झारखंड का, इसमें एक वल्चर रेस्टोरेंट स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि बीमार मवेशी होंगे उसके इलाज में जो डाइक्लोनोफेनेक जो होगा उसके इस्तेमाल, इसके प्रतिकूल प्रभाव से गिद्धों को बचाना, क्योंकि गिद्ध इसी से मर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो रेस्टोरेंट है वो रायगढ़, गढ़चिरौली, नासिक में और हिमाचल प्रदेश में पहले से ही स्थापित हैं। वेज बैंक इकोसिस्टम न्यूज में क्यों रहा, एक रिपोर्ट के अनुसार तेल और गैस ब्लॉक के प्रस्तावित जो खोज है और विकास के लिए वेज बैंक इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ सकता है। ये भारतीय मैग्नेटट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसका एक हिस्सा है और सर्वश्रेष्ठ जो है तटीय उत्पादन क्षेत्रों में यहाँ पे एक आप देखो वेज बैंक आपको मैंने पढ़ाया था ना कच्चातीव आइलैंड पे और वेज बैंक पे। तो वेज बैंक भारत का जो है भारत के संपूर्ण नियंत्रण में है। याद करो आप मैपिंग वाले सेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था, सुर्खियों में रहा स्थल में ये कच्चातीव आइलैंड और जो विवाद था और ये वेज बैंक। ठीक, तो ये न्यूज में था। अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत में जो खनन की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किए हैं। विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू में गुरु शिखर राजस्थान में है। अरावली से बनास और साहिबा लूनी नदियाँ ये निकलती हैं और अरावली सिंधु गंगा बेसिन में जल विभाजन का कार्य करती है। ठीक है, शिप्रा नदी इंपॉर्टेंट है। शिप्रा नदी कैग ने अपने जो है परमानेंट ऑडिट में उल्लेख किया है कि सरकारी एजेंसियों के कार्रवाइयों जो हो रही थी, इस पर कैग ने अपने परफॉर्मेंस ऑडिट में उल्लेख किया है कि सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई के बावजूद भी शिप्रा नदी अभी भी प्रदूषित बनी हुई है। जो शिप्रा नदी है वो विंध्य रेंज में जो कोकरी बर्डी पहाड़ी है उसी से निकलती है। ठीक है, ये कोकरी रेडी पहाड़ी है, यहाँ पे बर्डी पहाड़ी है विंध्य रेंज में, इस पहाड़ी का नाम है, उसमें वहीं से निकलती है। मालवा के पठार से होते हुए फिर चंबल नदी में मिल जाती है। इसी के तट पे उज्जैन अवस्थित है यहाँ पे, और इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो कान है और गंभीर है। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपको। अब आता है चिनाब नदी, तो आपने देख ही लिया। तो सुर्खियों में जो स्थल थे जो भारत और नदियाँ थी वो आप इम्पॉर्टेंट हैं, सिकुल्ला दर्रा, दिबांग नदी, इम्फाल नदी, अरावली, शिप्रा और चिनाब नदी। ठीक है, इसके बाद कोडरमा जिला, वेज बैंक इकोसिस्टम, वेज बैंक को मैंने आपको पढ़ाया भी है कच्चातीव आइलैंड में विवाद में, ये आपने देख लिया। ग्रेट लेक्स, ये सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, एंटोरियो, ये 5 झीलें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को ग्रेट लेक्स बोलते हैं। और इसमें क्या है, मिशिगन झील जो है इसको छोड़ दें, ये पूर्णतः जो कहाँ पे कनाडा में है, बाकी सभी झीलें क्या करती हैं अमेरिका और कनाडा के बीच में नेचुरल बाउंड्री का निर्माण करती हैं। पिंक लेक यानी रेटबा झील को, ये इंपॉर्टेंट है, सेनेगल में है, और पनामा नहर। ठीक है, इस तरह से जो प्रमुख स्थल थे वो हमने देख लिए जो सुर्खियों में रहे हैं। इसके बाद आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो जियोग्राफिकल जो संबंधित जो डेटा है वो है हम्बोल्ट एनिग्मा। हम्बोल्ट एनिग्मा क्या है कि जैसे कि ये तथ्य है एक तरह से, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया था। इसके अनुसार क्या है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के तुलना में अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ये एक तरह का फैक्ट यहाँ पे दिया गया था, बात स्टेटमेंट कही गई थी। जैसे यह समानता माना जाता है कि जो दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं सबसे अधिक प्रोडक्टिव और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। लेकिन जो हम्बोल्ट एनिग्मा है उनके समर्थकों का मानना है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर भी कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे जैव विविधता अत्यधिक पाई जाती है, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये चीज़ है। आता है आर्कटिक सरकमपोलर करंट। तो ये वैज्ञानिकों ने जो समुद्र का नितल है उसके ऊपर उठी और जलमग्न पर्वत श्रेणी उसकी खोज की है। ये पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, आर्कटिक सरकमपोलर करंट के अंदर छिपी हुई है। विश्व की सबसे प्रबल समुद्री धारा है। इसको साउथर्न ओशन में खोजा गया है। ये एकमात्र ऐसी धारा है जो संपूर्ण विश्व में प्रवाहित होती है। ठीक, ये जो आर्कटिक महाद्वीप को खोजे हुए हैं, और यहाँ पे देखें तो खनिज के बहुत सारे स्रोत जैसे कि जस्ता, सोना, चांदी, तांबा, डोलोमाइट, संगमरमर इत्यादि। ठीक, अब आता है रिप करेंट्स। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र जो है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इन दोनों ने रिप करंट की निगरानी करने और इसके पूर्वानुमान के अलर्ट जारी करने का काम किया जाएगा इसके द्वारा। रिप करंट क्या होती हैं, जो समुद्र का जो तट है, ठीक है, उससे वापस खुले समुद्र में जो जल होता है उसका जल्दी तेज़ी से प्रवाह जो होगा उसको बोलेंगे रिप करंट।
ठीक है, यानी वापस समुद्र से तट की तरफ नहीं, समुद्र तट से समुद्र की तरफ तेजी से जल का प्रवाह रीफ करंट कहलाता है। ठीक है, अगर देखें तो मतलब इसकी जो चौड़ाई है करंट की वो 10 से फीट तक संकरी हो सकती है। और इसमें देखें तो अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, ठीक है, पूर्वी भाग खाड़ी और पश्चिमी तट के साथ ग्रेट लेक्स में, ग्रेट लेक्स अभी आपको मैं दिखाया ना, जो 5 झीलें हैं उसी ग्रेट लेक्स के तटों पर ये रीफ करंट्स होती हैं। ठीक है, ये जो करंट है इसमें इसका प्रभाव क्या करेगा, जो जल के लोगों को अंदर नहीं खींचेगा बल्कि किनारे के लोगों को दूर ढकेल देता है। ठीक है, ये चीज़ें क्योंकि उल्टा बहता है। प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क्स, तो पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए जोहान रॉकस्ट्रॉम को 2024 का टाइलर पुरस्कार दिया गया। टाइलर पुरस्कार किसको मिला, जोहान रॉकस्ट्रॉम को। ठीक है, इन पुरस्कार क्यों मिला इन्होंने, तो प्लेनेटरी बाउंड्री फ्रेमवर्क उनके प्रयास थे उसी कारण मिला। प्लेनेटरी बाउंड्री क्या है, 9 प्रणालियों को इंटीग्रेट करती है। ठीक है, पृथ्वी की ग्रह कार्य प्रणाली और स्थिति को यह निर्धारित करती है। इसमें जलवायु परिवर्तन, जीवमंडल की अखंडता, भूमि प्रणाली परिवर्तन, ताजे जल में परिवर्तन, जैव भू रासायनिक प्रवाह हो, नवीन घटक हो, समतापी मंडलीय जोन हो, ओजोन परत का क्षरण हो, या फिर महासागर अम्लीकरण हो, एरोजोल लॉन्टिंग हो, इस सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक प्रकार के जो प्लेनेटरी बाउंड्रीज के उसको इंटीग्रेट करती है। और इसी का एक फ्रेमवर्क तैयार किया इन्होंने जोहान रॉकस्ट्रॉम, इसीलिए उनको टाइलर पुरस्कार 2024 का दिया जाएगा। ये मानव जीवन को मानवता को जीवन सहायता देती है और इसी के कारण जो है मानव उसके आने वाली पीढ़ियाँ विकसित होती हैं, इसीलिए इसको दिया गया। ठीक है, स्टार ड्यून्स क्या होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स जो वायु का एक तंत्र होगा, सिस्टम होगा, उस क्षेत्र में पवन का प्रवाह सभी दिशा में होता है। ठीक है, सभी दिशा में कॉम्प्लेक्स एयर जो एक तरह से इसका सिस्टम है, एयर सिस्टम है। ठीक, विश्व में कुछ ही जगह होते हैं जहाँ पे ये ड्यून्स पाए जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पे जो विशाल मरुस्थली स्टार ड्यून्स है इसका गहन अध्ययन करके उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर का खुलासा किया है। और ये कहाँ पे किया गया है, तो मोरक्को में, पूर्वी मोरक्को में लाला लालिया एक स्टार ड्यून है, इसमें यहाँ पे इस पर केंद्रित है। ठीक, तो सब पृथ्वी का सबसे बड़ा स्टार ड्यून्स कहाँ पे है, बदैन जारन मरुस्थल, कहाँ पे, चाइना में। तो ये इंपॉर्टेंट है, बदैन जारन मरुस्थल कहाँ पे है, चाइना में। एंथ्रोपोशीन युग आप जानते होंगे, इसको आप ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का क्लास 11th का जब आप उठाएंगे बुक, तो उसमें क्लास 11th में ही जो है आपको ये युग के बारे में, कल्प के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सब NCERTs में वो चीज़ें दी हुई हैं। ठीक, तो इंटरनेशनल स्ट्रेटोग्राफिक कमीशन ने भूगर्भिक टाइम स्केल है उसमें एंथ्रोपोशीन युग की शुरुआत की घोषणा के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ठीक है, पृथ्वी के इतिहास का हालिया वर्णन करता है। और अभी देखें वर्तमान के युग को तो उसको बोलते हैं हेलोसीन। ये कब शुरू हुआ था, हिम युग के बाद जो है 11,700 वर्ष पहले शुरू हुआ था। अब आता है एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्टेड इन सेंट्रल इंडिया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने MP में एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्टेड इन सेंट्रल एशिया के पहले चरण की शुरुआत किया। उद्देश्य क्या है, मानसूनी वर्षा वाले जो प्रमुख क्षेत्र है उसमें मानसून संवहन और भूमि और वायुमंडल के बीच में जो इंटरेक्शंस वाली क्रियाएं हैं उस पर समझ विकसित करनी है और मौसम के रिसर्च को बेहतर करना है। इसको यह पुणे स्थित जो भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान है उसके तरह की अपनी पहली ये परीक्षण सुविधा है। ठीक है, और ये इसी अगर देखें तो एक्रॉस एम्ब्रेला स्कीम है, एक्रॉस के तहत जो है ये की गई है। आयन मंडल इंपॉर्टेंट है, अंटार्कटिका में भारतीय स्टेशन के शोधकर्ताओं ने आयन मंडल का पर्यवेक्षण किया और पता चला कि जो आयन मंडल है उसकी डेंसिटी में मौसम के आधार पर काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। आयन मंडल पृथ्वी के जो ऊपरी वायुमंडल उसका एक हिस्सा है, 100 से 1000 किलोमीटर के बीच में। इलेक्ट्रॉन्स की इसमें एक परत पाई जाती है जो UV और एक्सरेज द्वारा जो परमाणु है और आयन है उसको आयनित करने से उसका निर्माण हुआ है और रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, संशोधित करती है, जो कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब आता है नेक्स्ट वाला आपका आर्टिकल, 2 आर्टिकल्स हैं। ये है आपका सबडक्शन जोन। तो ये न्यूज में इसलिए रहा, जब आप देखोगे क्लास 11th की NCERT फिजिकल ज्योग्राफी की, उसमें आप देखोगे कि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जहाँ पे दिया है उसमें एक मैप दिया हुआ है। इस मैप में आप एक चीज़ देखो, ये एक मध्य अटलांटिक कटक है। ठीक है, ये अफ्रीकी प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट है और इसी के बीच में जो है ये आप लाइन को देख रहे होगे छोटे छोटे, यहाँ से भी एक जो है सबडक्शन जोन यहाँ पे विकसित हो रहा है। ठीक है, अरेबियन प्लेट है। इन प्लेट्स को आपने अगर देख लिया है अच्छे तरीके से तो फिर मैं आपको दूसरा चीज़ दिखाता हूँ। इसको आप देखो, जब 2 प्लेट होती हैं जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, तो एक होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, डाइवर्जेंट बाउंड्री, इसको बोलते हैं अपसारी सीमा। जब 2 प्लेट क्या करेंगी, एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं। ठीक है, इस दिशा में
तो एक नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, इसे अपसारी प्लेट बोलते हैं। और वह स्थान से, ठीक है, जहाँ से एक दूसरे प्लेट से दूसरी ओर निकलती हैं, इस प्लेट को बोलते हैं स्प्रेडिंग साइट, स्प्रेडिंग साइट भी बोलते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक है, जो मैंने आपको दिखाया अभी मैप में, मध्य अटलांटिक कटक। यहीं से क्या आती है? अमेरिकी प्लेटें और यूरेशियन प्लेटें अलग हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री का बात है। और ये है अब कन्वर्जेंट बाउंड्री, जिसमें एक प्लेट जो होगी दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, और जहाँ भू प्रॉपर्टी नष्ट होती है, ठीक है, वहाँ बनती नहीं है, वहाँ नष्ट होती है, वही जो है अभिसरण सीमा है, सबडक्शन जोन है, ठीक। अब जहाँ से वो प्लेट धंसती है उसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। और ये 3 प्रकार से होता है। एक होगा महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच में, यानी महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट धंस रहे हों, या 2 महासागरीय प्लेट जो आपस में धंस रहे हों, या 2 महाद्वीपीय प्लेट धंस रहे हों, ठीक है। तो इसी के बीच में जो होता है ये आपका कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। और तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जहाँ न तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होगा, न ही क्या होगा, प्रॉपर्टी का विनाश होगा, इसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसका कारण यह है कि इसकी सीमा पर प्लेट जो होंगी एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाएंगी ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। और ट्रांसफॉर्म प्लेट क्या करेंगे? 2 प्लेट को अलग अलग जो करने वाले तल होते हैं, जो मध्यता क्या कर समानता क्या करेंगे? मध्य महासागरीय कटकों से जो है ये जो लंबवत स्थिति में, लंबवत स्थिति मतलब जो आपका जो है इसके इस तरह से, ठीक है, तो पैरेलल नहीं लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। और क्योंकि कटकों के शीर्ष पर क्या होता है, एक ही समय में कई सारे स्थान पर ज्वालामुखी उद्गार होगा नहीं, तो ऐसे में पृथ्वी के जो एक्सिस है उससे दूर प्लेट के हिस्से क्या करेंगे? भिन्न भिन्न प्रकार से गति करते हैं, और पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग अलग खंडों पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इस तरह से ही बनती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ये आपने 2 दिन देखा, कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री देख लिया, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देख लिया, और डाइवर्जेंट, ये 3 जो है आपने इसको देख लिया, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। अब इसका इस्तेमाल जो है इसमें यहाँ पे होगा, क्यों न्यूज में रहा? सबडक्शन जोन देखो यहाँ पे, सबडक्शन जोन कहाँ पे? जहाँ से जो है डाइवर्जेंट जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, तो अब पुर्तगाली वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान लगाया कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य उसके नीचे क्षेपण मंडल है, सबडक्शन जोन कारण 20 मिलियन वर्षों से अटलांटिक महासागर बेसिन धीरे धीरे सिकुड़ते हुए विलुप्त हो सकता है। इससे क्या होगा? जो पृथ्वी की जो भौगोलिक स्थलाकृति है उसमें बदलाव होगा, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर में पहले से ही 2 सबडक्शन जोन विकसित हैं, एक है लेसर एंटिलीज, दूसरा है स्कोटिया आर्क्स। तीसरा जो है वो आपका जिब्राल्टर आर्क के कारण जो है, मतलब इसके विकास की गति कुछ वर्ष से धीमी हो गई थी। तो ये शंका होने लगा था कि क्या ये सक्रिय है ये वाला सबडक्शन जोन या नहीं। फिर बाद में ये अनुमान लगाया कि ये जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर देख रहे होगे आप, ठीक है, ये यहाँ पे सबडक्शन जोन विकसित हो रहा है, जो मैंने आपको डॉटेड बिंदु दिखाया था ना, वही वाला मैप में, ठीक। अब इसको थोड़ा सा मैप में दिखा दूँ आप, ये वाला आपका, ठीक है, इसी मैप को मैं बात कर रहा था, ये वाला एरिया, ठीक है, ये, ठीक। तो ये चीज़ आपने देख लिया। तो अब यहाँ पे बात आ रही है कि नवीनतम अध्ययन के अनुसार क्या है कि जो जिब्राल्टर सबडक्शन अभी भी एक्टिव है और पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर की तरफ गति करेगा, ठीक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अटलांटिक महासागर के हिस्सों में फैल सकता है, इसको सबडक्शन इन्वेजन के रूप में भी माना जा सकता है। और ये क्या करेगा? इससे एक नए अटलांटिक सबडक्शन सिस्टम का निर्माण होगा, रिंग ऑफ फायर कहा जा सकता है, ठीक है। ये विल्सन चक्र, यह प्रक्रिया होती है विल्सन साइकिल। विल्सन साइकिल क्या है कि जो समुद्र का नितल है उसका प्रसार और क्षेपण, यानी प्रसार और क्षेपण जो होगा, ठीक है, कि मतलब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ये गतिविधियों के कारण क्या होता है? महासागरीय बेसिन का क्या होता है? फैलता है और सिकुड़ता है, ये इसका बंद होता है, ठीक है। तो इस मतलब फैलते और सिकुड़ते हुए बंद होता है महासागरीय बेसिन, प्रसार और क्षेपण की गतिविधियों के कारण समुद्र का जो नितल है। तो विल्सन चक्र का ये मूलभूत विशेषता है। सबडक्शन जोन को अगर देखें तो प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी के अनुसार पृथ्वी जो है लगभग 100 किलोमीटर कई सारी जो है महाद्वीपीय और महासागरीय जो स्थलीय प्लेट हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट है, उससे मिलकर बनी है। और जो ये जो प्लेटें हैं वो स्थैनोस्फेयर पे, दुर्बलता मंडल पे क्षैतिज रूप से जो है ये गति करती हैं, ठीक। और 3 प्रकार की प्लेट की सीमाएं बनाती हैं, जो मैंने आपको कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पढ़ाया, ठीक है। अब सबडक्शन जोन कहाँ पे होता है? वही जो आपको बताया था, सबडक्शन जोन जो उस जोन पे जहाँ पे अभिसारित होते हैं, ठीक। जो अधिक घनत्व वाली प्लेट होगी वो क्या होगी? भारी प्लेट जो होगी, और वो कम घनत्व वाली हल्की प्लेट उसके नीचे अधिक्षेपित हो जाएगी, और इसके बाद भारी जो प्लेट है वो मेंटल में पहुँच के नष्ट हो जाएगी, पिघलने लगती है, ठीक। और यहीं जब ये पहुँच जाती है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे महाद्वीपीय स्थलखंड, यहीं पे फिर आपका जो देखो तो ज्वालामुखी चाप भी होता है,
क्षेपण हो रहा है, ठीक है। पृथ्वी के अब यहाँ पे पृथ्वी के ऊपरी भाग पे आने वाले भूकंप होते हैं, गहराई में आने वाले भूकंप होते हैं, यहाँ पे भूकंप का निर्माण होता है, ठीक है। तो पैसिफिक ऑफ रिंग फायर इसको बोलते हैं। यहाँ पे सबडक्शन जोन में दुनिया का सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र होता है। तो ये आपका न्यूज में था। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, ट्रिपल डीप लानीना, अल नीनो और ला नीना। अल नीनो में आप तो वैसे पढ़े होंगे। देखो, ये आपका ऑस्ट्रेलिया तट है, ठीक, और ये आपका साउथ अमेरिका का तट है, और ये नॉर्थ अमेरिका। जब यहाँ से जब गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो गर्म हवाएं प्रशांत महासागर में चलेंगी, ठीक। ये पेरू का तट है और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट है, पूर्वी तट है, ये इसका पश्चिमी तट। यहाँ से गर्म हवाएं चलती हैं, तो गर्म हवाएं चलेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ठंडी हवाएं आएंगी, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, तो यहाँ पे बारिश होती है अल नीनो में, ठीक, ला नीना में, ठीक है। ला नीना में बारिश होती है। वहीं अल नीनो में क्या होता है, स्थितियाँ उलट हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ जो है, यहाँ उल्टी हवाएं, यहाँ पे मतलब गर्म, ये वाला एरिया ज़्यादा गर्म होगा, ये वाला हाई ठंडा होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर। तो ऐसे में क्या होती है, अल नीनो में सूखा पड़ता है, ला नीना में अधिक जो है वो बारिशें होती हैं। तो यहाँ पे क्या न्यूज़ में रहा, अल नीनो और ला नीना के बारे में तो वैसे मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, मंथली मैगजीन में भी और पीटी में भी। तो ये हाल ही में जो सुर्खियों में अध्ययन में मालूम चला कि जो दुर्लभ घटना है ट्रिपल डीप ला नीना। तो ट्रिपल डीप ला नीना से क्या हुआ है कि भारतीय जो महाद्वीप प्रायद्वीप है इसमें और उत्तर भारत की जो एयर क्वालिटी है वो प्रभावित हुई है असामान्य रूप से। कैसे? तो ट्रिपल डीप ला नीना क्या होता है कि जब ला नीना का जो प्रभाव है वो 3 वर्षों तक लगातार बना रहे, ठीक है, 3 वर्षों तक जो है ये बना रहे, तो इसको बोलेंगे ट्रिपल डीप ला नीना। दुर्लभ घटना होती है, ठीक है। तो इससे ये मालूम चला है, ये बस इतना आपको जानना है कि इसके दौरान भारत में जो एयर क्वालिटी है उसमें एक नई ट्रेंड देखने को मिला। क्या कि प्रायद्वीपीय भारत में खराब वायु गुणवत्ता बनी रही और उत्तर भारत की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये अब जानते हैं। अब इसके लिए कुछ चीज़ें ये हैं कि देखो कि जो ला नीना होता है वो क्या था, सामान्यतः उसकी प्रवृत्ति थोड़ी कमज़ोर होती है, और जो अल नीनो होता है उसकी प्रवृत्ति काफ़ी अधिक होती है, सूखे की स्थितियाँ काफ़ी अधिक बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो अल नीनो से प्रवाल विरंजन की भी घटनाएं होती हैं, कोरल रीफ, क्योंकि उसमें समुद्री तट में पानी जो जल होता है उसमें वृद्धि होती है और उसमें तापमान में वृद्धि होगी, ठीक है, क्योंकि बारिश होगी नहीं, सूखे की स्थिति होंगी, ठीक। और अगर देखें तो पूरे जो मौसम, विश्व की मौसम प्रणालियाँ उस पर अल नीनो और ला नीना का प्रभाव पड़ता रहता है, ठीक। तो इसी के ट्रिपल डीप ला नीना से ये मालूम चला कि जो भारत की नया स्टडी हुआ था इसमें कि भारत का जो प्रायद्वीपीय उत्तर भारत की जो एयर क्वालिटी है वो प्रभावित हुई, तो इसलिए ये ट्रिपल डीप ला नीना इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद ये पूरा आपका इन्वायरमेंट वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया, इसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई दी हैं। तो यही था ज्योग्राफी वाले सेक्शंस में ट्रिपल डीप ला नीना, और था आपका सबडक्शन जोन, जिसको मैंने एनसीईआरटी को इसलिए दिखाया क्योंकि एनसीईआरटी के बेसिक चीज़ों को आप क्या करो कि उसको शामिल करो अपने स्टडी में, और इसके बाद बेसिक में अभी इस करंट को ऐड कर लो। इससे क्या होगा, तो आपका स्टैटिक प्लस करंट दोनों तैयार हो जाएगा, ठीक है। जैसे उसमें सबडक्शन जोन, कन्वर्जेंट बाउंड्री और ये सब चीज़, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री सब दिया हुआ था, और वही चीज़ें यहाँ पर भी है, और ये न्यूज में है। क्यों न्यूज में रहा, तो उसको आप उसमें ऐड कर लोगे वैल्यू एडिशन। तो इस तरह से आपका पूरा तैयारी क्या होता है, एक समग्र तैयारी हो जाती है। और इसमें आपने लगभग देख लिया होगा, इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं, फैक्ट्स से घबराना नहीं है। सभी फैक्ट्स को कम से कम 1-2 बार आप देखो, खुद से देखो, मेरे करने से उसमें कुछ नहीं होगा। ग्रेट लेक्स को आप देख लो मैप में, और जो भी यहाँ पे मैप बताया जैसे 4 क्षेत्र कौन सा है, दिबांग नदी कहाँ से निकलती है, इम्फाल नदी क्या होता है, ये सब चीज़ों को ये खुद से देखने पे ही याद होगा आपको। मैप में कम से कम 5 से 6 बार अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग में विजुअलाइज हो जाएगा और चीज़ें गलत नहीं होंगी। ये क्वेश्चंस कैसा भी आए आप इसको सॉल्व करने की स्थिति में होंगे, ठीक है। धन्यवाद।